आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही अजीब कॉर्पोरेट पहेली को सुलझाने वाले हैं। मतलब सोचिए एक ऐसी कंपनी जिसकी तिजोरियों में कोई कर्ज नहीं है। हाँ बिल्कुल, शून्य कर्ज। हाँ, शून्य कर्ज, और जिसकी सेल्स लगातार ऊपर जा रही है, लेकिन फिर भी उनका सारा का सारा पैसा एक ऐसे गोदाम में 400 दिनों से बंद पड़ा है जहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जो कि किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एग्जैक्टली। और इसी बीच अगर मैं कहूँ कि प्रोमोटर्स ने अपनी ही कंपनी से रातों रात अपनी हिस्सेदारी आधी कर दी है, तो जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी सोचेंगे कि भाई चल क्या रहा है। यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जो हर इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही शानदार केस स्टडी होना चाहिए। मतलब जब हम बाजार में किसी कंपनी के ताज़ा आंकड़ों को देखते हैं ना, हाँ। तो अक्सर हम उसकी ज़मीनी हकीकत को भूल जाते हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है उनमें जून 2026 यानी Q1 FY27 के ताज़ा वित्तीय नतीजे शामिल हैं। और केसी मेहता एंड कंपनी LLP की ऑडिटर रिपोर्ट भी है। बिल्कुल। और साथ ही हमने स्क्रीनर के विस्तृत डेटा का भी विश्लेषण किया है। और आज का हमारा विषय है आइमको अलीखान इंडिया लिमिटेड। सही कहा। तो आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि 1974 में शुरू हुई ये कंपनी आज भी माइनिंग उपकरणों के बाजार में कैसे टिकी हुई है। और उनके रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे की असली कहानी क्या है। हाँ, क्योंकि वो 400 दिन की इन्वेंट्री वाली जो बात है ना, और अचानक बदल के शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसने रिटेल निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इस कंपनी की नींव रखी गई थी। बात 1974 की है। बहुत पुरानी कंपनी है। हाँ, गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। और उस दौर में भारतीय खदानों में, खासकर जो अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट खदानें होती हैं, उनमें काम करने का तरीका बहुत अलग था। मतलब ज्यादातर काम इंसानी मजदूरों पर निर्भर था, है ना? बिल्कुल, जो बहुत खतरनाक भी था और बेहद धीमा भी। तो ऐसे समय में इस कंपनी ने भारत में पहली बार इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी यानी मध्यवर्ती तकनीक पेश की। जैसे कि वो साइड डंप लोडर्स और लोड हॉल डंपर्स। हाँ एग्जैक्टली, साइड डंप लोडर्स, लोड होल डंपर्स और रॉकर शॉवल लोडर्स जैसी मशीनें इन्होंने भारतीय बाजार में उतारी। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, बताइए। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ऐसे गांव में जहां सदियों से सिर्फ इंसानी हाथों और बैलों से खेती हो रही हो, और वहां अचानक कोई एक भारी भरकम और स्मार्ट ट्रैक्टर ले आए। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? उस एक मशीन ने पूरे गांव की खेती की रफ्तारी बदल दी। आइमको एलिकॉन ने भारतीय अंडरग्राउंड माइनिंग के साथ बिल्कुल यही किया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक मशीन बनाने या बेचने का व्यवसाय नहीं है। तो फिर क्या है? देखिए, ये दशकों के R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक खास तरह की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का नतीजा है। हाँ, क्योंकि खदानों के अंदर का वातावरण बहुत कठोर होता है। बिल्कुल, मशीनें आसानी से टूट सकती हैं, इसलिए उन्हें बहुत मजबूत बनाना होता है। और इस तकनीकी बढ़त ने ही कंपनी को बाजार में एक मजबूत कंपेटिटिव एज दिया है। ये लेकिन इसमें कैच भी है। हाँ, वो सिंगल सेगमेंट वाला रिस्क। बिल्कुल, आइमको एलिकॉन एक सिंगल सेगमेंट कंपनी है। मतलब ये सिर्फ माइनिंग मशीनरी और उनके स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, जो कि एक दोधारी तलवार है। हाँ, मतलब जब कोई कंपनी अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में लगा देती है तो उसे उस इंडस्ट्री के हर झटके का सीधा असर झेलना पड़ता है। सही बात है। जब माइनिंग सेक्टर तेजी से बढ़ता है तो मुनाफा आसमान छूता है, लेकिन जब माइनिंग में कोई मंदी आती है तो उनके पास खुद को बचाने के लिए कोई दूसरा उत्पाद नहीं होता। और यहीं पर एक निवेशक को सावधान हो जाना चाहिए। एक ही टोकरी में सारे अंडे रखना हमेशा भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन चलिए 1974 के इस ऐतिहासिक सफर से निकलकर सीधे आज के नंबर्स पर आते हैं। जून 2026, जिसे हम Q1 FY27 कह रहे हैं, उसकी बैलेंस शीट देखते हैं। जब कोई भी इन ताज़ा नंबरों को देखेगा ना, तो पहली नज़र में ये कंपनी बहुत आकर्षक लगेगी। हाँ, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 14.7% बढ़कर 77.52 करोड़ हो गया है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी कंपनी जो इतनी भारी मशीनें बनाती है वो लगभग ऋण मुक्त है, मतलब डेप्ट फ्री। हाँ, इनकी फाइनेंस कॉस्ट महज 2.81 करोड़ रुपए है, जो कि कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और अगर बाजार में इनके पीयर कंपैरिजन को देखें
तो इनका पीई रेशियो सिर्फ 26 है। मतलब अगर इसकी तुलना आदित्य इन्फोटेक से करें जिसका पीई 116.7 है या हनीवेल जिसका 63.2 है, तो आईएमको एलिकॉन का शेयर बहुत ही सस्ता लगता है। कागज पर तो ये बहुत ही शानदार वैल्यू इन्वेस्टिंग का मामला लगता है। हाँ, लगभग 15% की रेवेन्यू ग्रोथ, कोई कर्ज नहीं और केसी मेहता इन कंपनी की क्लीन रिपोर्ट। जिसका मतलब है कि ऑडिटर्स के हिसाब से खातों में कोई अकाउंटिंग गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल, नए निवेशकों के लिए ये एक बहुत ही सुरक्षित तस्वीर पेश करता है। ऐसा लगता है कि कंपनी अपने कारखाने चला रही है, बिना कर्ज लिए मुनाफा कमा रही है और सब बढ़िया है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि अगर ये कंपनी इतनी ही शानदार है, रेवेन्यू लगभग 15% की दर से बढ़ रहा है और कंपनी पर कोई कर्ज भी नहीं है, तो फिर नेट प्रॉफिट सिर्फ 6.2% ही क्यों बढ़ा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब नेट प्रॉफिट 15.38 करोड़ रुपए पर ही क्यों अटका है? अगर कोई 15% ज्यादा मशीनें बेच रहा है, तो उसका मुनाफा सिर्फ 6% क्यों बढ़ रहा है? क्या वो हर मशीन पर नुकसान सहकर बिक्री बढ़ा रहे हैं? ये एक बहुत ही पैनी नज़र है और यही वो जगह है जहां हमें सिर्फ टॉप लाइन या सेल्स के आंकड़ों से परे जाकर मार्जिन के दबाव को समझना होगा। तो मार्जिन्स का क्या खेल है यहाँ? देखिए, रेवेन्यू का बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उन मशीनों को बनाने में जो खर्च हो रहा है वो मुनाफे को पूरी तरह से निचोड़ रहा है। अच्छा। अगर हम Q1 FY27 के डेटा की गहराई में जाएं, तो कच्चे माल की लागत कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स लगभग 21.58 करोड़ रही है। हाँ, भारी मशीनरी बनाने के लिए विशेष प्रकार के स्टील और कलपुर्जों की जरूरत होती है, जिनकी कीमतें ग्लोबल मार्केट के हिसाब से बदलती रहती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कर्मचारियों का खर्च भी 5.79 करोड़ है और मैन्युफैक्चरिंग के अन्य खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी मशीनें तो बेच रही है, लेकिन इनपुट कॉस्ट के कारण हर मशीन पर होने वाला प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। एग्जैक्टली। सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाना काफी नहीं है, कंपनी को अपने शॉप फ्लोर और कारखानों की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भी सुधारना होगा। और एक चीज मैंने और नोटिस की है, अन्य आय यानी अदर इनकम का भी मुनाफे में एक बड़ा रोल रहा है, जो इस तिमाही में गिरकर 7.75 करोड़ रह गया है। सही कहा, वो भी एक फैक्टर है। ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से बाहर निकलकर अगर हम कैश फ्लो को देखें, हाँ, तो असली कहानी समझ आती है। मुनाफा तो एक्सेल शीट पर बस एक नंबर है। हाँ, मजदूरों को सैलरी देने और बिजली का बिल चुकाने के लिए तो नकद चाहिए ना। और ये इस विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। बिल्कुल, किसी भी भारी उद्योग की असली परीक्षा उसका कैश कन्वर्जन साइकिल होता है। और हमारे श्रोताओं के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। हाँ, बताइए। स्क्रीनर के डेटा के मुताबिक मार्च 2025 में कंपनी के इन्वेंट्री डेज 387 थे, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 400 दिन हो गए। बाप रे, 400 दिन! हाँ, और कैश कन्वर्जन साइकिल 450 दिनों का हो चुका है। साथ ही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 60.81% है, जो कि बहुत कम है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा और भव्य वेडिंग केक बनाने का व्यापार करता है। केक का व्यापार? हाँ, उस केक को बनाने के लिए सारा महंगा कच्चा माल आज ही खरीद लिया गया, कारीगरों को भी लगा दिया गया। ठीक है। लेकिन जिस शादी के लिए वो केक बन रहा है वो 15 महीने बाद है। ओह, तो मतलब पैसा अटक गया। बिल्कुल, ग्राहक 15 महीने बाद पैसा देगा, लेकिन उन कारीगरों को तो हर महीने सैलरी देनी है, वो फ्रिज का बिल हर महीने भरना है। कंपनी का सारा नकद उस केक में फंस गया है। ओह, ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। यहाँ भी बिल्कुल यही हो रहा है, बस केक की जगह माइनिंग मशीनें हैं। एग्जैक्टली। जब 400 दिनों तक पैसा इन्वेंट्री में फंसा रहेगा, तो तरलता यानी लिक्विडिटी कैसे मेंटेन होगी? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि माइनिंग जैसे भारी उद्योग में मशीनें रातों रात नहीं बनती। ये FMCG या बिस्किट बेचने का व्यापार नहीं है। हाँ, यहाँ मशीनें कस्टमाइज्ड होती हैं। बिल्कुल, इन्वेंट्री साइकिल लंबी होना आम बात है, लेकिन 400 डेज की इन्वेंट्री और 450 डेज का कैश साइकिल किसी भी इंडस्ट्रियल नॉर्म से बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या निकालें? इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी के लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कहीं कोई बहुत बड़ी अड़चन है। मतलब हो सकता है कि खदानों से ऑर्डर मिलने,
मशीनों के निर्माण और अंतिम डिलीवरी के बीच बहुत लंबा समय लग रहा हो। हाँ, या फिर तैयार मशीनें खरीदारों के इंतजार में गोदामों में धूल फांक रही हों। जब पूंजी 400 दिनों तक किसी गोदाम में बंद रहती है तो वो व्यवसाय के लिए कोई रिटर्न नहीं कमा रही होती। और यही कारण है कि कंपनी का आरओई महज 7.81% पर अटका हुआ है। बिल्कुल, जो कि किसी भी इक्विटी निवेशक के लिए बेहद निराशाजनक है। एक ऋण मुक्त कंपनी होने का असली फायदा तभी है जब आपके पास नकद तेजी से घूमे। हाँ, कैश फ्लो होना चाहिए। सही कहा। ये लंबे इन्वेंट्री साइकिल भविष्य के कैश फ्लो पर भारी दबाव डाल रही है और ये लंबे समय के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये तो सच में डराने वाली स्थिति है। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि कंपनी पर बैंक का कर्ज नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनका खुद का करोड़ों रुपया गोदामों में जंग खा रहा है। बिल्कुल। अगर कल को अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई तो ये कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे देगी? और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, वो शेयर होल्डिंग वाला हिस्सा। हाँ, जब कोई कंपनी जमीनी स्तर पर कैश फ्लो की इतनी बड़ी चुनौतियों से जूझ रही हो तो सबसे बड़ा सवाल लीडरशिप का उठता है। सही बात है। कंपनी का कंट्रोल किसके हाथों में है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर हम आइको एलिकॉन के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हाल ही में इसमें एक ऐसा भूचाल आया है जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी भी कंपनी के अंदरूनी आत्मविश्वास का सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है। यहाँ जो आंकड़े हैं वो वे विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर देंगे। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जून 2025 तक प्रमोटर्स यानी जिन लोगों ने कंपनी बनाई उनकी हिस्सेदारी 73.64% थी। मतलब कंपनी पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण था। हाँ, लेकिन सितंबर 2025 में ये हिस्सेदारी अचानक गिरकर 48.96% हो गई, सीधे 50% से नीचे। और मार्च 2026 तक ये इसी स्तर पर है। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स ने अपनी ही कंपनी से एक बहुत बड़ा हिस्सा बेच दिया। और पब्लिक का क्या हाल है? दूसरी ओर पब्लिक शेयर होल्डिंग 25.82% से सीधे उछलकर करीब 47% तक पहुंच गई है। बाप रे! और विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs ने भी अपनी हिस्सेदारी 0.2% से बढ़ाकर 3.10% कर ली है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो अब यहाँ ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या संस्थापक खुद अपनी 400 दिन की इन्वेंट्री वाली मुसीबत से घबराकर बाहर निकल रहे हैं? क्या प्रोमोटर्स का अपनी ही कंपनी में 50% से नीचे आ जाना एक खतरे की घंटी है, या फिर ये संस्थागत निवेशकों के लिए जगह बनाने की कोई रणनीतिक चाल है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और ये सवाल कॉर्पोरेट गवर्नेंस और भविष्य के बोर्डरूम फैसलों से जुड़ा है। वो कैसे? देखिए, भारत के कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार जब प्रमोटर की हिस्सेदारी 50% से नीचे आ जाती है तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि वे अब अकेले दम पर कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करवा सकते। ओह, मतलब उन्हें अब पब्लिक और विदेशी निवेशकों की सहमति लेनी होगी। बिल्कुल। इसे दो नजरियों से देखा जा सकता है। एक तरफ इसे गवर्नेंस के लिए सकारात्मक माना जा सकता है। हाँ, क्योंकि FIIs की हिस्सेदारी बढ़ी है। सही कहा। जब FIIs की हिस्सेदारी 0.2 से 3.10 तक बढ़ती है तो इसका मतलब है कि कुछ बड़े और समझदार निवेशक कंपनी में संभावनाएं देख रहे हैं। उनके आने से बोर्डरूम में प्रमोटर्स की मनमानी खत्म हो सकती है, मतलब पारदर्शिता आ सकती है और एक प्रोफेशनल रवैया पनप सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरा नजरिया क्या है? क्योंकि अगर 400 दिनों तक आपका नगद फंसा हुआ है, मार्जिन घट रहे हैं और ठीक उसी समय प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच दें, तो कोई भी आम निवेशक तो यही सोचेगा ना कि दाल में कुछ काला है। बिल्कुल। और यही वो नकारात्मक पहलू है जिस पे निवेशकों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। हाँ, जब प्रमोटर अपना पैसा कंपनी से निकालते हैं, खासकर एक ऐसी स्थिति में जहां कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल बुरी तरह फंसी हुई है, तो ये बाजार में एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि शायद उन्हें कंपनी के भविष्य पर उतना भरोसा नहीं रहा। एग्जैक्टली। रिटेल निवेशकों के मन में ये संदेह पैदा होना बहुत स्वाभाविक है कि कहीं प्रमोटर्स किसी आने वाले बड़े खतरे को भांपकर अपनी पूंजी तो सुरक्षित नहीं कर रहे। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट कंट्रोल अब प्रमोटर्स के हाथों से निकलकर पब्लिक और संस्थागत शेयर होल्डर्स के बीच बंट चुका है। अब भविष्य में कंपनी की रणनीतिक दिशा तय करने में इन भारी शेयर होल्डर्स की आवाज ज्यादा अहम होगी। तो ये एक बेहद नाजुक और विरोधाभासी संतुलन है। मतलब एक तरफ हमारे पास
1974 से स्थापित शानदार तकनीकी इतिहास वाली एक कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जिसने भारतीय माइनिंग का रूप बदल दिया, जो आज ऋण मुक्त है, जिसकी सेल्स 15% की दर से बढ़ रही है और जिसका पी रेशियो बाजार में बहुत सस्ता लगता है। और ठीक दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जिसका सारा का सारा कैश 450 दिनों के लिए वर्किंग कैपिटल साइकिल में फंसा हुआ है। हाँ, जिसका आरओई बहुत कम है, जिसके उत्पादन की लागत बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ रहे हैं और जिसके मालिक खुद अपनी हिस्सेदारी 50% से कम कर चुके हैं। तो अब समय आ गया इस पूरी चर्चा को समेटने का और ये समझने का कि इन जटिल वित्तीय आंकड़ों का असल जमीन पर क्या महत्व है। बिल्कुल। हमारे इस पूरे विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ है कि शेयर बाजार में जो चीज ऊपर से यानी सिर्फ बैलेंस शीट में आकर्षक दिखती है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से यानी ऑपरेशनल स्तर पर भी उतनी ही मजबूत हो। एकदम सही बात है। और अगर हम आज की इस चर्चा से नए निवेशकों के लिए कोई एक एक्शनेबल टिप निकालना चाहें तो वो ये होगी कि किसी भी स्टॉक को केवल उसके सस्ते पीई रेशियो या 15% की रेवेन्यू ग्रोथ देखकर नहीं चुनना चाहिए। तो उन्हें क्या देखना चाहिए? नए निवेशकों को कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल और इन्वेंट्री डेज का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। अगर कोई कंपनी मुनाफा कमा रही है लेकिन वो मुनाफा बैंक अकाउंट में नकदी के रूप में नहीं आ रहा है बल्कि 400 दिनों तक गोदाम में कच्चे माल के रूप में फंसा है, तो वो मुनाफा किसी काम का नहीं है। सही कहा। निवेशकों को ये देखना चाहिए कि कंपनी कितनी तेजी से अपने कच्चे माल को नकदी में बदल सकती है, क्योंकि अंततः तरलता ही किसी भी व्यवसाय को जिंदा रखती है। ये सचमुच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रॉफिट कागज पर होता है लेकिन कैश से ही हकीकत में घर चलता है। कैश का घूमना किसी भी व्यवसाय की धड़कन है और यहाँ वो धड़कन 450 दिनों में एक बार धड़क रही है। बहुत ही चिंताजनक बात है। चलिए अब इस डीप डाइव के अंत में एक ऐसे गहरे विचार को सामने रखते हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। हमने देखा कि आइमको एलिकॉन पूरी तरह से सिर्फ एक ही सेगमेंट पर निर्भर है, माइनिंग मशीनरी। हाँ, सिंगल सेगमेंट रिस्क। और उनका पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 400 दिनों के लिए गोदामों में फंसा रहता है। अब जरा सोच विचार किया जाए, पूरी दुनिया इस समय तेजी से ग्रीन एनर्जी, सोलर और पवन ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में नियम बदल रहे हैं। हाँ, दुनिया भर की सरकारें कोयला खनन और पारंपरिक माइनिंग को कम करने के लिए नीतियां बना रही हैं। वो तो इसका असर इन पर क्या होगा? वही तो, अगर कल को जलवायु परिवर्तन के कड़े नियम लागू हो जाएं या कोई ऐसी नई तकनीक आ जाए जो इन मौजूदा भारी भरकम अंडरग्राउंड माइनिंग मशीनों को रातों रात पुराना या ऑब्सलीट कर दे, तो गोदामों में पड़े उस करोड़ों के स्टॉक और फंसी हुई पूंजी का क्या होगा? जब वो सामान बिकेगा ही नहीं तो वो 400 दिन की इन्वेंट्री महज लोहे का कबाड़ा बन जाएगी। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति होगी। हाँ, तो इस पूरे नुकसान की कीमत अंततः कौन चुकाएगा? क्या वो प्रोमोटर्स चुकाएंगे जो पहले ही अपनी हिस्सेदारी 50% से कम कर चुके हैं, या फिर वो आम निवेशक जो आज सस्ते पीई रेशो के लालच में इस कंपनी से जुड़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी ऑडिटर की रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जवाबी निवेश की दुनिया में लंबी अवधि की सफलता तय कर सकता है। तो इसी विचार के साथ इस डीप डाइव में इन आंकड़ों की गहराइयों को खंगालने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार का अध्ययन करते रहिए और सुरक्षित निवेश के फैसले लीजिए। हम मिलेंगे अगले विश्लेषण में।